coefficient has no units. Drag coefficient is C. So make C subject, और अगर C को subject बना देते हैं तो FD divided by rho A B squared. ओके, हाफ को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हाफ इज अ नंबर का कोई यूनिट नहीं होता. So FD is drag force. Force के यूनिट्स क्या होते हैं? kg ms minus 2 divided by density kg m minus 3 multiplied by area is meter square, और स्पीड होती है ms minus 1 लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो m square s minus 2. कैंसिलेशन करते हैं, kg से kg कैंसिल, नीचे m minus 3 m स्क्वायर और m स्क्वायर है. ठीक है, सो नीचे बचेगा m की पावर 1, नीचे की m की पावर 1 और ऊपर की m की पावर 1 कैंसिल हो गई, s minus 2 और s minus 2 कैंसिल हो गए. जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो बचा 1. 1 मीन्स नो यूनिट. सही है, तो हमने यही प्रूव करना था कि c के कोई यूनिट्स नहीं है, सब कुछ कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. ठीक है, then part B, assume figure 1.1 shows a sphere falling at terminal velocity in air. Assume that the upthrust on the sphere is negligible. On figure 1.1 draw and label arrows to show the direction of the two forces acting on the sphere. कौन सी दो फोर्सेस होंगी? एक फोर्स होगी ऑब्जेक्ट का वेट और दूसरी फोर्स होगी एयर रेजिस्टेंस. अपथ्रस्ट तो वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, फॉल कर रहा है, इसलिए वेट नीचे होगा और ऑन द स्फीयर. अगर टर्मिनल वेलोसिटी पर है तो ड्रैग फोर्स Fd should be equal to the weight which is equal to mg. मास इसका दिया हुआ है 49 ग्राम. 49 ग्राम की वजह से एक्सपोनेंट -3 लग जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9.81. बताएं क्या आंसर है? (0.48 न्यूटन. ठीक है, सो 0.48. आयशा, दिस इज पेपर 2-1. ठीक है, जून 2024 है ये, जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 1. Then the sphere is falling in air at terminal velocity of 25 in SI base units. The density of the air is 1.2 in SI base units. The diameter of the sphere is 0.060 in SI base units. Use your answer in C to calculate the drag coefficient C for the sphere. हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी? FD is equal to half जी. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं हम अभी तक. यस, ईयरली पेपर है. FD equals to half C rho. सही है. सो एरिया हमें नहीं पता, एरिया हम अलग से निकाल रहे हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या यूज होगा? पाई d स्क्वायर अपॉन 4 या फिर पाई r स्क्वायर यूज हो सकता है. एरिया मुझे बताएंगे. डायमीटर इन्होंने आपको दिया हुआ है 0.060 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. कितना है? 2.82 -3. ठीक है, सो अब हमें सब कुछ पता है. 2.827 एक्सपोनेंट -3. सो 2 टाइम्स FD की वैल्यू कितनी थी हमारे पास?
ड्रैग फोर्स की हमने अभी निकाली है, वो है 0.48 डिवाइडेड बाय रो इन्होंने दिया हुआ है 1.2। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.827 एक्सपोनेंट -3 इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू इन्होंने दी है 25 का स्क्वायर। बताएं जरा क्या आंसर है। 0.527 तो 0.45 इसका आंसर है। कोई मसला है यहाँ तक? Then next question है define velocity. Change in displacement per unit time. A student throws a ball over a vertical wall of height h as shown in figure 2.1. The ball leaves the hand of the student at a height of 1.2 meter above the horizontal ground. The ball has an initial velocity of 22 at an angle of 40 degree to the horizontal. The ball has horizontal distance of 36 meter from where the student releases the ball. Air resistance is negligible. Determine the time taken for the ball to reach the ball. Time का formula क्या होता है इसका? Distance जिसको हम s x कह रहे अपॉन स्पीड। सही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कितना पता है बेटा? 36 डिवाइडेड बाय vx का फॉर्मूला क्या होता है? vx इज इक्वल टू v cos थीटा। हम रिजॉल्व करेंगे। सो vx की वैल्यू आ गई 22 cos 40। क्या आंसर आ रहा है? $36 divided by 22 cos 40। पिज्जा बीच में बैठा हुआ है। क्या है आंसर? टू पॉइंट 136 2.1। Then calculate the vertical component of the initial velocity. Vertical को हम कहते हैं vy, which is v sin theta. So कितनी आई vertical? 22 sin 40। 22 sin 40 क्या आंसर आ रहा है? 14.14। तो हम लिखते हैं 14 meters per second. The ball just goes over the ball. Calculate the height h of the ball. हमने हाइट निकालनी है। थीटा बनाएंगे सबसे पहले। एक लाइन बना लें यहाँ पर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब आप कह लें कि 1.2 मीटर्स तो हमें इनिशियली पता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? वर्टिकल 14 और टाइम टेकन हमने कितना निकाला था?
वर्टिकल का डेटा बना रहा हूँ सारा, सही है। इनिशियल वेलोसिटी 14 meters per second, time taken is 2.1 second, और अपवर्ड मोशन है तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन यूज करेंगे नेगेटिव 9.81 meters per second square। एस निकालते हैं, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 14 टाइम्स 2.1 माइनस हाफ 9.81 इंटू 2.1 का स्क्वायर। बताएं जरा एस की वैल्यू क्या आ रही है? 21.3. कितनी आई है? 21.3. You 14.14 नहीं 14.14 में ले लें तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। कितना है एस? 7.51। 1.6 माइनस कितनी बार ज्यादा हाइट किस है? 10.6. 7.76 मीटर्स। ये जो 7.76 मीटर्स है, ये इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये इसने एक्स्ट्रा कवर किए। मतलब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब है कि जो 7.76 है, ये आपके पास ये आंसर आएगा। जी, इस तक, हाँ। यहां तक क्यों? इस तरह का डाल रखा है। ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर, पाथ ऑफ द बॉल लिखा हुआ है यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट तक ये टाइम वो तब होता है जब तुम 2.1 नहीं लेती, तुम सिर्फ वर्टिकल मोशन का टाइम लेती। 2.1 टोटल टाइम है। कहाँ तक का टाइम है? 2.1 36 मीटर तक का टाइम। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई ना, वो यहाँ तक की आई। सही है। अब यहाँ तक किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आई है हमारे पास। कितनी आ गई है? 7.76। और हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है एच। तो एच पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 1.2 ऐड कर लेंगे। सो एच इक्वल्स टू 7.76 प्लस 1.2। क्या आंसर आया? 8.96। तो इसको हम लिखेंगे 9.0। 8.96 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पूरे डेटा में। अभी तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 2। तो राउंड ऑफ करें। Next question, state the principle of conservation of momentum in a closed system. The total momentum of the system remains conserved or constant। मतलब जितना मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन होगा उतना ही मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन। An object of mass 2 m
is traveling at a speed of 5 meters per second. In a straight line, it collides with an object of mass 3m, which is initially stationary, as shown in figure 3.1. After the collision, the object of mass 2m moves with velocity v at an angle of 30 degree to its original direction of motion. ठीक है, आफ्टर कोलिजन आप देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एंगल्स पे मूव कर रहे हैं. By considering the conservation of momentum in two dimensions आपको इन्होंने खुद बता दिया प्रोजेक्टाइल मोमेंटम का केस है, मतलब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की इक्वेशंस बनानी. तो क्या आप लोग यहाँ पर ही मुझे बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या बनेगी और वर्टिकल की क्या बनेगी? लॉ क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सही है, मैं हॉरिजॉन्टल के लिए बना रहा हूं. तो m1 u1 की जगह क्या लिखूं बेटा? m1 कितना है? 2m इंटू 5 m1 u1 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट 2 इनिशियली स्टेशनरी था, इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन 2m इंटू v cos 30 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 3m इंटू v cos 30. सही है. v cos 30 या फिर आप इसको w cos 30 लिख सकते हैं. इसकी वेलोसिटी इन्होंने w बोली है तो हम इसको लिख रहे हैं w cos 30. सही है. अब इसी तरह से मुझे बताएं वर्टिकल की क्या इक्वेशन बनेगी? इनिशियली तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली मूव ही नहीं कर रहे थे, तो वो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू v साइन 30, ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, माइनस 3m इंटू w साइन 30. माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वर्टिकली देखिए एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है. अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो दोनों ऑब्जेक्ट्स राइट जा रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल में तो माइनस नहीं लगाया था, हमें वर्टिकल में लगाना पड़ेगा. अब मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन से निकालना ये आसान है? वर्टिकल की अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं 2m v sin 30 इज इक्वल टू 3m w sin 30. अब क्या कैंसिल हो गया? sin 30 कैंसिल हो गए, m और m कैंसिल हो गया, सो हमारे पास बचा 2m इज इक्वल टू 3w, और अगर मैं सॉरी 2v इज इक्वल टू 3w, और अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या लिखूं? 3/2 मतलब 1.5w. अगर मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर इक्वेशन में, सही है, तो क्या मुझे w की वैल्यू मिल सकती है? मैं हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये हो गया 2m इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10m इक्वल्स टू 2m इंटू w की जगह क्या लिख रहा हूं? v की जगह लिख रहा हूं 1.5w cos 30 प्लस 3m w cos 30. टू इंटू 1.5 कितना होता है? 3m w cos 30 और 3m w cos 30 कितने हो गए? तो ये हो जाएगा 6m w cos 30. दोनों साइड पे m नजर आ रहा है आप लोगों को? कैंसिल हो गया,
तो W की वैल्यू क्या आ रही है 10/6 cos 30 बताएं जरा। क्या है आंसर W का? 1.9। अच्छा अब मैं W की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन में तो V की वैल्यू आ जाएगी। V क्या था? V था 1.5 टाइम्स W, तो 1.5 टाइम्स 1.9 क्या आंसर आया? 2.88 मतलब 2.9 और W 1.5। सही है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन था। दो इक्वेशंस बनाएंगे आपने, दो अननोन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व हो गए। यहां तक का मसला। An object of mass 2.4 kilogram is traveling in a straight line at a speed of 6 meters per second. The object is brought to rest in a distance of 0.050 meter by a constant force. Calculate the magnitude of this force. Object के पास initially energy कौन सी है? Object has कौन सी एनर्जी? बताएं कितनी है? हाफ एम पी स्क्वायर। मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का? 4.2 टाइम्स स्पीड कितनी है? क्या आंसर आया? हाँ 76 75.6 जूल्स। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट में कन्वर्ट हो गई। जब ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई हीट में। हीट को क्या कहते हैं? हीट का मतलब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। सही है। सो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के बराबर ले सकता हूँ? वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, और हमें F निकालना है, तो हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वर्क डन की वैल्यू है 75.6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना? 0.050। तो इससे आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी 1000। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? 1500 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है यहां तक? स्ट्रेन किसे कहते हैं? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ भी कहते हैं एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट में हमें यंग मॉडुलस निकालना है। हमें क्या क्या गिवन है? ओरिजिनल लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है? यंग मॉडुलस होता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको हम लिखते हैं F अपॉन A डिवाइडेड बाय E अपॉन LO, which is FLO अपॉन A। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। F की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो
force is 18 LO, original length 4 divided by area into extension 1.4 मिली है, मिली का मतलब 10 की पावर -3। क्या आंसर है? 1.15 to that plus 1 1.14 exponent 11. So it is 1.1 exponent 11 pascals. On figure 4.1, draw a line to show how the stress varies with strain for the wire up to its limit of proportionality. तो हमारे पास, आप मुझे बता सकते हैं स्ट्रेस कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? फोर्स अपॉन एरिया करें। एटीन डिवाइडेड बाय 4.5 एक्सपोनेंट -7 कितना आ रहा है? 4 एक्सपोनेंट 7। ये स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेन निकालें। एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ 3.5 एक्सपोनेंट -4। तो 3.5 और 4 सही है। स्ट्रेन कितना? 3.5 और स्ट्रेस कितना? तो 3.5, 4 पर हमने डॉट लगा दिया और हमें पता है लाइन इज स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमें ये तो पता था कि लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इसी पॉइंट से पास करेगी, ये हमने पहले पॉइंट्स निकाले। उन्होंने बोला नहीं है कहां तक इसको लेकर जाओ, उस लाइन पर आने को पाए। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहां पर है इसकी? 1.4 पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसका मतलब है उससे हम आगे नहीं लेके जाना चाहिए। तो फाइनली लाइन को हम एंड कर देते हैं किधर? डॉट तक। इससे ऊपर का हमें पता नहीं। ठीक है। A second copper wire has the same length as a wire in B but a larger diameter. Both wires are subjected to a tensile force of 18 Newton. By placing a tick in each row, complete table 4.1 to compare the stress and strain of the two wires. दोनों कॉपर वायर्स हैं, सही है। सेकंड भी कॉपर वायर ही है, लेकिन उसका डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर बढ़ गया। अच्छा मुझे बताएं स्ट्रेस किसे कहते हैं? डायमीटर बढ़ जाए तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस के लिए हम क्या लिखें? लेस इन सेकंड वायर या लेस? ठीक है। अच्छा, दोनों का यंग मॉडुलस सेम है। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। सो स्ट्रेस अगर कम हुआ है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों वायर्स का यंग मॉडुलस सेम है, कॉपर वायर है दोनों, तो दोनों चीजें कम है, तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। A stress string PQ has length 1.2 meter. One end of the string is attached to a vibration generator and the other end is attached to a wall. Vibration generator is switched on and stationary waves form. The string is shown at instant. Stationary waves कैसे फॉर्म होती हैं? कौन सी वेव चाहिए होती है उसके लिए? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव जो इंसिडेंट वेव होती है वो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है और इंसिडेंट के साथ इंटरफेयर करती है। तो हम क्या लिखेंगे?
इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव generated by generator travels along the train and reflects. कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? From ball at Q and interferes. किसके साथ इंटरफेयर कर रही है? With incident wave to produce stationary wave. सही है, इंसिडेंट वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और इंसिडेंट के साथ ही दोबारा, क्योंकि कंटिन्यूसली वेव्स तो आई नहीं है जनरेटर से, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, उनकी इंटरफेरेंस की वजह से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाती है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव शोन इन फिगर 5.2। लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर में कितनी वेव बन रही है? 1.2 मीटर में बन रही है कितनी? 1.5 लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5। क्या आंसर है? 0.8 meter. Then figure 5.3 shows a stationary wave at time 0 when all the points on the wave are at their maximum displacements. The period of the wave is 0.16 seconds. On figure 5.3, sketch the shape of the stationary wave at 0.24 seconds. देखिए बेटा, एक टाइम पीरियड कितने के बराबर है? 0.16 सेकंड्स के बराबर है। तो मुझे बताएं 0.24 सेकंड्स में कितने टाइम पीरियड्स होंगे? 0.24 डिवाइडेड बाय 0.16 करें, कितना? 1.5 t हो गया, सही है। अब एक और काम करेंगे दोबारा से। एक टाइम पीरियड में 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं, तो 1.5 t में कितने एम्पलीट्यूड्स होंगे? 6 एम्पलीट्यूड्स होंगे। क्या नहीं समझ आया भाई? टाइम पीरियड में से 4। अच्छा, ये नहीं समझ आया। एक वेव है, पार्टिकल जाता है ऊपर, फिर आता है नीचे, फिर जाता है नीचे, फिर आता है ऊपर, तो एक वेव कंप्लीट होती है। एक वेव में कितनी दफा पार्टिकल डिस्प्लेस होता है? 4 दफा। तो इसका मतलब है एक वेव मतलब एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितने एम्पलीट्यूड? एक टाइम पीरियड में पार्टिकल इन द वेव 4 दफा एम्पलीट्यूड कवर कर चुका होता है। ये बात भूलनी नहीं, ठीक है? तो मुझे बताएं कि कितने एम्पलीट्यूड तक बनाना है हमने? 6 एम्पलीट्यूड तक बनाना है हमने, ठीक है। अब मुझे बताएं कि लेट्स से एक पॉइंट है, इसको हम पॉइंट पी कह रहे हैं। ये पॉइंट पी एंटी नोड पे, हमें पता है नोड वाले पॉइंट्स तो मूव भी नहीं करते, एंटी नोड वाले पॉइंट्स को आपने देखा। ये पॉइंट पी है, 6 एम्पलीट्यूड के बाद कहां होगा? देखें, 1 2 3 4 5 6। कहां होगा? ये नीचे होगा, ठीक है। ये लाइनें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इससे पता चल गया कि ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, नीचे। नोड वाले पॉइंट्स अपनी जगहों पे होंगे, उनको हमने नहीं छेड़ना।
लेकिन एंटी नोड वाला पॉइंट ये नीचे है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा बेटा? ये ऊपर हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट नीचे हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप देखें, आपको खुद पता चल रहा है कि वेव की शक्ल कैसी होगी। ठीक है, ऐसी वेव बन रही होगी आफ्टर 0.24 सेकेंड्स, और 0.24 सेकेंड्स का मतलब है आफ्टर 1.5 टाइम पीरियड्स ये वेव जो है वो इस तरह बनी होगी। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। अगर आपने ये सेम चीज रिपीट इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप वेव्स की बुक में लिखिएगा, जो आपको बुक दी है उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। इवन एमसीक्यूज में भी है, मैंने कराए हैं, थ्योरी पेपर्स में भी कराए हैं, तो आप वहीं से देखें। अप्रोच करने का तरीका ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करें, इसको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, तो आप अपने इस तरह के एग्जाम्पल क्वेश्चन में सेम अप्लाई करें। उसमें ऑफ कोर्स वैल्यूज चेंज है और वेव बनाने को कहा है, और आपकी जो बुक है उसमें क्वेश्चन हैं जो आपको एएस बुक 2 दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। पॉइंट्स R and T on the string are a horizontal distance of 0.3 meters apart and in the positions shown. State the phase difference between the oscillations of points R and T. देखिए कभी भी ना इनकी इस फेज डिफरेंस के क्वेश्चन में कभी इनके झांसे में नहीं आइएगा। स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस दो ही पॉसिबल है, 0 और 180, तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। आप इसमें डेल्टा थीटा अपॉन थीटा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो फॉर्मूला था वो प्रोग्रेसिव वेव के लिए फॉर्मूला था। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? तो इसमें ये जो वैल्यू दी है ना इन्होंने, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है वैल्यू। आपने सिंपली ये देखना है कि ये आर और टी एक ही लूप में है या अलग है। तो एक लाइन बना रहा हूं आपके लिए, मुझे बताओ। अब नोड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, नोड ये रहा, नोड ये रहा, नोड ये रहा। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, आप लोगों को याद होगा, ये नोड टू नोड एक लूप है, लूप वन कह देते हैं। और फिर दूसरे नोड से तीसरा नोड जो है ये लूप टू है, फिर ये तीसरा लूप। लूप वन और लूप टू आपस में कितने फेज डिफरेंस में है? 180 डिग्री में। तो आर लूप वन में है और टी लूप टू में, ये 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं अब आपसे एक पॉइंट पूछूं, पॉइंट क्यू, लूप वन और लूप थ्री ये 0 डिग्री के फेज डिफरेंस में। और आप लोगों को मैंने वीडियो स्टेशनरी वेव पढ़ाते हुए वीडियो दिखाई, और वीडियो दिखाते हुए भी ये बात पूरी बताई थी कि देखो लूप वन जब ऊपर जाता है ना तो लूप थ्री भी ऊपर ही होता है, और जब लूप वन नीचे आता है तो लूप थ्री भी नीचे आता है, तो ये एक साथ मूव करते हैं। तो ये 0 फेज डिफरेंस में। लेकिन लूप वन और लूप टू का क्या है? लूप वन नीचे आता है तो लूप टू ऊपर चला जाता है, और लूप टू नीचे आता है तो लूप वन ऊपर चला जाता है। तो ये आपस में 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने सिंपली इसका आंसर लिखना था, 0 या 180। तो आप क्या लिखेंगे? 180। क्यों 180? क्योंकि ये दो अलग अलग लूप्स में है। जी बेटा, नहीं मैंने बोला दो ही बताएंगे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। क्या फॉर्मूला है? लैम्डा पता है हमें, और टी भी पता है। कितना बताया था लैम्डा इन्होंने? अभी हमने निकाला ना पीछे, लैम्डा 0.8 निकाला। और टाइम पीरियड कितना बताया था? देखिए टाइम पीरियड 0.16 बताया हुआ है, और लैम्डा हमने निकाला है 0.8। क्या है आंसर? 5। ठीक है, 5 मीटर्स पर सेकेंड या 5.0। ठीक है, क्योंकि डेटा में सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हैं, इसलिए हम 5.0 लेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बताएं। इन अ क्लोज्ड लूप द sum of currents entering a junction
is equal to sum of currents leaving the junction. ठीक है, इन्होंने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 V1 V2 respectively. Potential difference across the cell is V. The current in the circuit is I. Use Kirchhoff's laws to show that the total resistance of the external circuit is given by this. क्या लिखेंगे? V is equal to V1 plus V2. V की जगह क्या लिखेंगे? IR equals to I1 R1 plus I2 R2. क्या चीज सेम है? I equals to I1 equals to I2. So I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? R equals to R को RT कह रहे हैं तो हम भी RT लिख देते हैं, R1 प्लस R2. ये शो हो गया. ये डेरिवेशन हमने नोट्स में की हुई है, ठीक है. तो ये आ जाती है अक्सर, जितनी भी डेरिवेशंस हैं पूरे सिलेबस में वो आप सब लोग रिवाइज करेंगे सारी. Electromotive force of the cell in figure 6.1 is 1.5. The values of R1 and R2 are 10 and 15. The terminal potential is 1.35. Calculate the internal resistance. Formula याद है आपको? V is equal to I into RT plus R. ये फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस जब पढ़ाई थी वहीं पर आपको लिखवाया है, ठीक है. और समझ भी लें वो क्या कह रहे हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 है सेल का वोल्टेज, और वो कह रहे हैं कि 10 और 15 इनकी 10 ओम्स और 15 ओम्स इनकी रेजिस्टेंसेस हैं, और हमें आर निकालना, ठीक है ना. और करंट बताया हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल बताया हुआ है 1.35. मतलब टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है R1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, ये 1.35 है. तो इसमें एक और तरीका ये हो सकता है कि पहले आप इसका करंट निकाल लें और फिर उसकी रेजिस्टेंस बाद वाले की निकाल लें. लेकिन अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें तो हमारे लिए आसान है, फिर आपको डायरेक्टली याद आ जाए, वरना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सो हमारे पास आई नहीं है, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इस इक्वेशन में आई भी नहीं है और आर भी नहीं है. तो कोई ऐसी इक्वेशन यूज नहीं करनी चाहिए जिसमें दो अननोन्स हो. तो हम वही काम करते हैं जो हम सोच रहे हैं. पहले आप मुझे बताएं इसका करंट निकालते हैं. आई इज इक्वल टू V अपॉन आर. V कितना है? 1.35. और R1 प्लस R2 कितना है? 25. क्या आंसर आया? 0.054 एम्पियर. सही. अब हमने रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है? इसकी ना, स्मॉल आर की. तो स्मॉल आर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्मॉल आर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका करंट. स्मॉल आर का वोल्टेज कितना होगा? 1.5 नहीं होगा, 1.5 माइनस 1.35 होगा. स्मॉल आर का वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? लॉस्ट वोल्टेज. लॉस्ट वोल्टेज कैसे निकालते हैं? ईएमएफ में से टर्मिनल पोटेंशियल को माइनस करने से लॉस्ट वोल्टेज मिलता है. कितना वोल्टेज है स्मॉल आर का? 0.15. और इसका करंट कितना है? 0.054. सीरीज सर्किट है तो करंट क्या है आंसर? कितना? 2.78. तो ये 2.8 हो गया था. सही है. ये वर्किंग आपको वहां शो करनी है. सही है. अच्छा, ये भी हो सकता था कि आप करंट निकालने के बाद यहां पर फिर फॉर्मूला लगा देते, V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, और इसमें से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते. लेकिन आपकी मर्जी है टोटली, आप जो दिल चाहे करें. गलत फिजिक्स नहीं करनी, कोई गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी. बाकी आपकी मर्जी है टोटली कि आप किस तरीके से
सॉल्व करते हैं, मेथड्स मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है यहां तक। देन 2.78 को हम लिख रहे हैं 2.8। The resistor of resistance R3 is added to the circuit in figure 6.1 so that the circuit is as shown in figure 6.2. State and explain the effect, if any, on this change on the current in the circuit. देखो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगाओगे तो रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी, जिससे सर्किट का करंट इंक्रीज हो जाएगा। सही है, रेजिस्टेंस कम हो गई है तो करंट बढ़ जाएगा। द टोटल resistance of the circuit has decreased। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, hence the total current of the circuit increases। ठीक है यहां तक। देन टर्मिनल पोटेंशियल को क्या होगा? देखें, करंट अगर इंक्रीज हुआ है तो लॉस्ट वोल्टेज बढ़ जाएगी, और लॉस्ट वोल्टेज देखें ईएमएफ बराबर था टर्मिनल पोटेंशियल प्लस लॉस्ट वोल्टेज। अच्छा, लॉस्ट वोल्टेज किसके वोल्टेज को कहते हैं? आर के वोल्टेज को कहते हैं। क्या आर चेंज हो रहा है? आर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करंट बढ़ गया, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, विच मींस लॉस्ट वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब अगर लॉस्ट वोल्टेज बढ़ गया, देखो ईएमएफ कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है, तो लॉस्ट वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल क्यों कम हो जाएगा? पहले तो बताएं, द लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज का मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट का करंट जब भी बढ़ेगा लॉस्ट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, हेंस टर्मिनल पोटेंशियल decreases as EMF is constant। Next question. Nuclei of an isotope copper each have 29 protons and 37 neutrons. This isotope is a beta negative emitter. State the nuclide notation in the form of AZX for this nucleus of copper। Cu इसका नाम है। प्रोटॉन किसमें, कितने इसमें? 29। और न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 29 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए 29 और 37 ऐड होंगे। The energy spectrum of the beta radiation emitted by a sample of this isotope is shown। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है बीटा नेगेटिव में या रेंज होती है? रेंज होती है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ भी क्या शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, रेंज ऑफ वैल्यूज है। So use figure 7.1 to explain why other particles apart from the beta particles must be emitted during this decay। The total energy of the system या टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द डिके। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है?
हमने लिखा था ना कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी कंजर्व्ड होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ the total energy during the decay is conserved. अगर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है एंड द energies of beta particles have a range. It means that some other particles such as बीटा नेगेटिव में कौन एमिट होता है? एंटी neutrinos are also emitted and they have energy. उन्होंने पूछ भी लिया नीचे के भाई नेम ऑफ द पार्टिकल, तो एंटी न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं बीटा नेगेटिव के केस, ठीक है। देन द कॉपर आइसोटोप डिकेज टू एन आइसोटोप ऑफ जिंक, गिव द रेडियोएक्टिव डिके इक्वेशन फॉर दिस डिके, इंक्लूड द न्यूक्लियन एंड प्रोटॉन नंबर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। कॉपर क्या था? कॉपर 6629 क्या इमिट कर रहा है? बीटा विच इज 0 -1। साथ में कौन पार्टिकल्स रिलीज होंगे? एंटी न्यूट्रिनो, सही है, प्लस जिंक। आपको बताएगा जिंक का क्या लिखूं? 66 और 30 प्रोटॉन बढ़ जाएगा। हो गया।